हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.डी. शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि टर्म 1 में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो जितने हो सके हम उतने एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी बुक अच्छे से सॉल्व कर लिया है वो ये क्वेश्चन अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। एक नॉर्मल क्वेश्चन जो अभी तक आ रहे थे, दूसरे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन और थर्ड हमारे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो अभी हम बेसिक यानी एक एक लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट लेवल हमारा है नॉर्मल क्वेश्चंस का। ये आपको इजीली मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, आर.डी. शर्मा में मिल जाएंगे। लास्ट 10 ईयर के अगर आप पेपर देखोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये 40% लगभग आपके एग्जाम पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप केस बेस्ड और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेंड कर पाओगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक यहां पे देखना। हम टोटल यहां पे 35 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक के वो सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, बीच में भी दे सकती हूं, जिसको आपको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर कर दिखाने हैं। मतलब आपके जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके शेयर करना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है। तो जिसने भी एनसीईआरटी बुक सॉल्व की है वो यहाँ पे जैसे ही मैं क्वेश्चन बताती हूँ आप पॉज करो और अपना आंसर देखो, और उसके बाद में आप चेक करो कि मेरे आंसर से आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो साथ साथ में जिन्होंने पढ़ लिया उनका टेस्ट भी हो जाएगा कि उन्हें कितना आता है और कौन से टॉपिक पे उन्हें अभी वर्क करना है। तो बस आपको इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। तो अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, अच्छे से सॉल्व किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेंड कर पाओगे। अगर आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है किसी भी नंबर का, तो यहाँ पे हमें 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये मैंने यहाँ पे 144 लिखा। अब फैक्टर्स बनाओ इसके। तो ये 2 की टेबल में आता है 7 टाइम, फिर 4 आता है आपका 2 टाइम, देन 2 की टेबल में ये आ गया आपका 3 टाइम, और 12 बच गया 6 टाइम, फिर 2 की टेबल में 1 टाइम, फिर 16 हो गया 8 टाइम, फिर आपका ये हो गया 2 की टेबल में यहाँ पर 9 टाइम, और ये फिर 3 की टेबल में आएगा 3 टाइम और 1। तो अगर मैं यहाँ पे 144 के फैक्टर देखती हूँ तो ये मेरा 2 पावर 1 2 3 4 हो गया, और ये यहाँ पर 3 पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो पहले तो मैंने 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। नाउ द एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट मतलब यहाँ पे होता है 2 की पावर यहाँ पे कितनी है। यहाँ जो भी 2 की पावर है वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे आपको 2 की पावर कितनी दिख रही है, यहाँ पे 2 की पावर है 4, यानी कि 2 जो है वो हमारा यहाँ पे 4 टाइम आया था। तो अगर आपको कहे कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 लिखो तो 4 है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 लिखो तो आपका यहाँ पे 2 है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। मतलब आपको यहाँ पे क्या कहा है, कोई भी 2 नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन है, तो उन दोनों का नंबर का जो एलसीएम है वो आपका 1200 है। Which of the following cannot be their HCF? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन है जो इसका HCF नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, बाकी बहुत इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो कि LCM और HCF जो होते हैं वो एक दूसरे के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक नंबर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे एक मैंने यहाँ 18 ले लेती हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 24। तो 18 के फैक्टर आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये सिंपली हो जाएंगे आपके यहाँ पे फैक्टर बनाओगे तो ये हो जाएगा 9 × 2 होता है ना, तो 3 स्क्वायर × 2 हो गया, और ये होता है 8 × 3 24 होता है, 2 पावर 3 × 3 हो गया। तो अगर मैं इसका HCF निकालती हूँ तो HCF कितना होगा, जो लीस्ट पावर होती है, यानी जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, लीस्ट पावर होना चाहिए। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ पे लीस्ट पावर किसकी है, इसकी 1 है ना, तो और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी लीस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो HCF आपका यहाँ पे हो गया 6। और अगर मैं LCM की बात करती हूँ तो कॉमन हो या ना हो, आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखनी है। देखो ये 3 है, ये 3 स्क्वायर है, तो ये 3 स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, ये 2 है, ये 2 क्यूब है, तो यहाँ पे 2 क्यूब ले लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 और 9, तो ये हो गया 72। तो ये HCF हो गया और LCM हो गया। तो HCF जो होगा वो हमेशा इसका फैक्टर होगा। तो 6 के टेबल में देखो 72 आता है, तो इसके फैक्टर यहाँ पे है तो वही होगा। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 600 से 1200 को डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड करता है, 600 में 1200 2 टाइम आता है,
400 से डिवाइड करती हूँ तो ये भी इसको डिवाइड करता है, 200 से डिवाइड करती हूँ तो ये भी इसको डिवाइड करता है, लेकिन 500 को जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। तो हमेशा जो HCF होगा वो LCM का एक फैक्टर होगा या उसको वो कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो 500 इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये 500 जो है वो कभी भी इस नंबर का, यानी दो नंबर है और उनका अगर आप LCM निकालते हो और LCM 1200 आ रहा है तो HCF कभी भी आपका 500 नहीं होगा। बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ना इफ n इक्वल टू 2 क्यूब 3 4 5 4 इंटू 7, यानी 2 पावर 3 3 पावर 4 5 पावर 4 इंटू 7 है, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको कह रहा है कि n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है जिसकी यहाँ पे हमने फैक्टर्स बनाए हुए हैं। n आपका कोई भी नंबर होता है, लाइक मैंने ये लिखा 2 0 5 0 1 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 1 नहीं लिखते हम, 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई नंबर है और इसके ये फैक्टर्स हैं। तब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो नंबर यहाँ पे है उसमें कंसेक्यूटिव जीरोस कितने हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जीरोस कितने हैं, तो इसमें तो लगातार जीरो है नहीं, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जीरो यहाँ पे कब आएगा, उसके लिए हमें पूरा नंबर यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 2 पावर 3 को हम 8 लिखेंगे, 3 पावर 4 को हम 81 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करके देखेंगे, ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ पे देखो हमारा 10 कब बनता है, 10 यानी जीरो बनाना है ना लास्ट में, आपको ये तो कहना है कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस बताना है। तो 10 के क्या फैक्टर होते हैं, 5 इंटू 2 होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कितने 5 इंटू 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 5 है, लेकिन मुझे 10 बनाना है। तो 10 बनाना है तो एक बार बन गया, देखो 2 पावर 3 में ले लेती हूँ और 5 पावर 3 में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे पावर सेम होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर को बाहर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 10 पावर 3 यानी कि 3 टाइम यहाँ पे मुझे लास्ट में, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे लास्ट में यहाँ पे 3 जीरो मिलेंगे, क्योंकि 5 और 2 के यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि इस वाले नंबर को मैंने देखा और इस वाले नंबर को देखा, यही जो नंबर है वो मेरे 10 बनाएंगे। तो जितने 2 है उतने ही मुझे 5 चाहिए, तो मैंने यहां से 2 पावर 3 ले लिया, यहां से 5 पावर 3 ले लिया और इसको सॉल्व किया तो देखा कि यहाँ लास्ट में कितने जीरो बन रहे हैं, 3 जीरो। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ, देखो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने 1 किया था ना वैसा ही है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें किसका सम करना है, एक्सपोनेंट्स का, किसके, प्राइम फैक्टर्स आपको बनाने हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 196 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ और उसके जितने भी ऊपर पावर आती है उन एक्सपोनेंट हम कहते हैं उनका आप सम करके दिखा दो। तो पहले हम 196 के फैक्टर बना लें। तो 196 के फैक्टर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले 2 की टेबल में आएगा, आप यहाँ पे 9 टाइम 18 हो गया और 16 तो ये 8 टाइम हो गया। देन 2 की टेबल में ये आपका 4 टाइम आया, 9 टाइम आया। देन आपका अब ये सीधा का सीधा आपका किसकी टेबल में आ जाएगा, ये सीधा आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 की टेबल, 7 7 जा 49, 7 और ये हो गया 1। तो यानी कि 196 के जो आपके फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 2। तो इसकी पावर्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बोला है ना, तो दैट मीन्स इसके ये प्राइम फैक्टर्स है और इनके एक्सपोनेंट्स का सम, यानी कि ये आपका आ गया 2 + 2। तो यानी कि इसका आंसर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, सी। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था, लेकिन ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्सपोनेंट्स क्या है। तो जो उस पे यानी 2 कितनी बार आ रहा है वो जो आप यहाँ पे लिखोगे ना ऊपर एक पावर, वो उनका ऐड करके और आपको यहाँ आंसर लिख देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 23 ओवर 2 पावर 2 इंटू 5, 5 की पावर यहाँ कितना है 1, विल टर्मिनेट। तो ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये आपका एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितने डेसिमल नंबर के बाद इसका एक्सपांशन खत्म हो जाएगा। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। मतलब जैसे हमने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, लाइक कि मैंने 7 को किया 2 से, तो 2 के टेबल में 3 टाइम आपका 6 आया, 7 माइनस 6 आपका 1 हो गया, फिर डेसिमल लगाया 0 आ गया, 5
टाइम हो गया और ये 10 हो गया। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे 7/2 जब मैं करती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक डेसिमल प्लेस के बाद में इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं चल रहा है। तो सेम आपको भी यहाँ पे ऐसे ही बताना है। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमारे पास बुक में थ्योरम है कि जो भी नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो उसका जो डिनोमिनेटर है, जो भी नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पे जो रैशनल नंबर दिया वो कितना है, 23/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 है। ठीक है, तो ये कितने प्लेस के बाद खत्म होगा, तो इसका डिनोमिनेटर अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर m की फॉर्म में है तो हम बता सकेंगे कि इस m के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने प्लेस के बाद खत्म होगा। अगर m 1 है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो जाएगा, 2 है तो 2 के टाइम, 3 है तो 3 टाइम। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर जिसकी है वो देखते हैं, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो आप इजीली यहाँ देख के लिख लो कि जो B है वो इसका आंसर होगा। तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिखा, देखो टर्मिनेट होने के लिए डिनोमिनेटर में जितने 2 है उतने के उतने 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे ओनली 2 था, देखो मैं बिना सॉल्व किए इसको बता सकती हूँ कितने डेसिमल प्लेस के बाद खत्म होगा। यहाँ ओनली 2 है तो मुझे यहाँ पे इसको देखने के लिए एक 5 और चाहिए, तो हम 5 का ऊपर नीचे यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 35 हो गया और 5 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि 3.5 हो गया। देखो बिना सॉल्व डिवाइड के भी मैंने बता दिया ना। तो यहाँ भी अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें यहाँ 2 टाइम है तो 5 भी 2 टाइम्स चाहिए होगा, तो हम 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना नहीं करना है, नीचे आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 और 5 होने चाहिए, जिसकी पावर ज्यादा है उतने डेसिमल प्लेस के बाद में ये डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पे इतना नहीं देखना है, बट अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कैसे एक्चुअल में सॉल्व होगा। तो जितने 2 है उतने ही 5 होने चाहिए, 2 यहाँ पे 2 है तो 5 भी 2 ही होने चाहिए। तो जिसकी भी पावर ज्यादा होगी वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ P1 and P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स। आपको क्या कहा है कि जो P1 और P2 है वो आपके यहाँ पे क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स है। तो एक ही तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर होता है 2, बाकी सारे तो हमारे पास ऑड ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको इवन नहीं लेना, 2 ऑड प्राइम नंबर्स है सच दैट, और कैसे हैं कि P1 जो है वो P2 से यहाँ पे बड़ा है। तब आपको बताना है कि P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, ऑड प्राइम नंबर होगा या एक सिर्फ प्राइम नंबर होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी एक, यहाँ पे P1 P2 को हम कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो ऑड प्राइम नंबर लेना। अब इसने कहा P1 जो है वो P2 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं लेट करती हूँ कि P1 जो है वो मेरा 5 है और P2 जो है वो मेरा 3 है। अब इसमें वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे देखो तो P1 स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे 25, 3 स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 16। तो ये कौन सा नंबर आ रहा है आपका, एक इवन नंबर आ रहा है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर को अगर आप सबट्रैक्ट करते हो तो हमेशा वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एन इवन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, और उन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं p क्यू स्क्वायर और p क्यूब q की फॉर्म में। इस तरह से हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ हुआ एग्जाम में। P Q बीइंग प्राइम नंबर, जहां पे P और Q क्या है, प्राइम नंबर से, मतलब A यहाँ पे कोई इंटीजर है, B कोई इंटीजर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कि 54 ले लिया, तो लाइक ये उसके फैक्टर्स हैं, ये 108 ले लिया, ये उसके फैक्टर्स हैं। तो P और Q हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं। तो अब आपको बताना है इस A और B का LCM कितना होगा। ये क्या कह रहा है, देखो देन LCM ऑफ A एंड B इज, तो LCM तो बहुत इजीली निकाल देंगे कि यहाँ देखो A आपका यहाँ पे कौन है, वीडियो पॉज करो अपना आंसर निकालो पहले। तो A आपका यहाँ पे क्या है, P क्यू स्क्वायर, और B यहाँ पे आपका कौन है, P क्यूब Q होगा। तो देखो जो कॉमन है, देखो वैसे ही कॉमन है, P यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो कॉमन है हमें एलसीएम निकालना है ना, किसका, A और B का। तो P यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन हाईएस्ट पावर आपको लेनी है। तो P की हाईएस्ट पावर कौन है, 3, और Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो Q की हमें हाईएस्ट पावर लेनी है ये। तो P क्यूब Q स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, C ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको सेम है और आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे HCF फाइंड करके बताओ।
किसका, A एंड B का आप HCF फाइंड करो। तो HCF में क्या होता है, फर्स्ट थिंग तो ये इसमें क्या होता है, एलसीएम में कॉमन हो या ना हो, अगर यहाँ पे एक R होता तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, चाहे वो कॉमन नहीं है, ठीक है। ये तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप इजीली यहाँ पे लिख लोगे। नाउ HCF में क्या होता है, कॉमन होना चाहिए और यहाँ पे यानी P यहाँ भी है तो यहाँ भी होना चाहिए, और हम यहाँ पे लीस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, तो 3 और 1 में से कौन सी पावर छोटी है, P की पावर छोटी, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये आंसर यहाँ पे Q आ जाएगा। समझ में आ गया, दोनों में होना चाहिए तो, और जो लीस्ट पावर होना चाहिए, यहाँ पे जो दोनों में है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, और कॉमन नहीं है तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हो गया। सेम क्वेश्चन में एक एलसीएम पूछा है, एक HCF पूछा है। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सेम अभी हमने किया वैसे ही, बट वहां AB था, यहाँ MN कर दिया। सेम क्वेश्चन लिखा है, मैंने सिर्फ AB की जगह MN कर दिया। तो इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स M and N आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ M इक्वल टू PQ क्यूब एंड N इक्वल टू P क्यूब Q स्क्वायर, और PQ जो है यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। तो हमें यहाँ, तो HCF हमें यहाँ पे किसका करना है, MN का HCF फाइंड करना है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया HCF ऑफ MN। तो लिखो यहाँ पे M कितना है आपका, PQ क्यूब है, N कितना है आपका, P क्यूब Q स्क्वायर है। तो देखो HCF के लिए दोनों में कॉमन होना जरूरी है, P यहाँ है तो P यहाँ भी होना चाहिए, और लीस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो हम P ले लेंगे। अब Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q की पावर कम कौन सी वाली है, तो ये वाला है, तो यहाँ Q स्क्वायर हो गया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ द एलसीएम ऑफ A एंड 18, तो दो नंबर है, एक वेरिएबल है और एक हमारे पास इंटीजर है, A एंड 18 इज 36, यानी दो नंबर है A और 18 है, उसका एलसीएम अगर आप निकाल दो तो 36 आ रहा है, एंड HCF ऑफ A एंड 18, और इन्हीं दोनों नंबर का अगर हम HCF निकालते हैं तो यानी वो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है A कितना है। तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमें पता है किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम को अगर उसके HCF से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो होता है वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि किन्हीं भी दो नंबर का आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर लो, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का आप यहाँ पे प्रोडक्ट करो तो वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो अब बस ये फॉर्मूला में पता है, अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो जो हमारा B है वो यहाँ पे कौन है, 18 है, यहाँ भी हमारा B है वो कौन है, 18 है, और इधर भी हम यहाँ पे B की जगह 18 रख सकते हैं। A तो हमारा A ही है, LCM कितना है इसका 36 है, और HCF कितना है आपका यहाँ पर 2 है। तो 36 इंटू 2 इक्वल टू A इंटू 18 हो गया। ये तो एक इक्वेशन बन गई। हमें सिर्फ यहाँ पे A की वैल्यू चाहिए, तो इस 18 को मैं यहाँ से हटा के इधर भेज देती हूँ। इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 2 की टेबल में कैंसिल हो गया 9 टाइम, 9 की टेबल में ये कैंसिल हो गया 4 टाइम। तो यानी कि A कितना है आपका यहाँ पे 4 है। तो ऑप्शन C आपका यहाँ पे क्या है, राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द HCF ऑफ 95 एंड 152। तो यहाँ तो बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका अपने बुक में भी सॉल्व किए हैं। इन दोनों नंबर का हमें यहाँ पे क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो बस फैक्टर बना लो, हमारे पास सिंपल सा मेथड है, 95 के फैक्टर बना लो। तो 5 की टेबल में गया आपका 1 टाइम, फिर गया 9 टाइम, 19 आपके 19 की टेबल में ही आता है। नाउ नेक्स्ट आपको बनाना है 152 के फैक्टर। तो 152 2 की टेबल में आया 7 टाइम और 12 आया 6 टाइम। अगेन 2 की टेबल में 3 टाइम और 16 आया आपका 8 टाइम। ठीक है, फिर 2 की टेबल में आया 1 टाइम और 18 आया आपका 9 टाइम। फिर अगेन ये 19 की टेबल में आ गया और ये 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि जो मेरे 95 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 5 इंटू 19, और 152 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, देखो 2 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो 2 पावर 3 इंटू 19 बन रहा है। तो HCF हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो 5 इंटू 19 लिख दिया, और यहाँ पे HCF चाहिए, और ये 2 पावर 3 इंटू 19 लिख दिया। तो दोनों में कॉमन कौन है, 19 ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो दोनों में होगा और जिसकी पावर लीस्ट होगी, तो ये तो दोनों ही इक्वल है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ HCF ऑफ 26 एंड 169 इक्वल टू 13, यानी दो नंबर है, दो नंबर हमारे कौन से हैं, एक 26 है और दूसरा हमारा 169 है। तो इन दोनों का जब हमने HCF निकाला तो हमारा 13 आ रहा है, और इन दोनों का हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो जब भी आपको दो नंबर दिए हो, आपको HCF दिया हो, LCM पूछा, तो वही फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें पता है किन्हीं भी दो नंबर का LCM को जब हम उन दोनों नंबर के HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देखो आपको वैल्यू क्या क्या गिवन है, पहले तो ये दोनों नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, 26
इंटू 169, ये हमें यहाँ पे गिवन है। और एलसीएम तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है और एचसीएफ हमारा यहाँ पे 13 है। तो बस ये 13 को आप इधर भेज दो तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ये 26 इंटू 169 हो गया। तो ये 13 के टेबल में गया, 13 के टेबल से ये आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो 169 इंटू 2 के 9 2 18, 3 और ये 3 हो गया, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमारे अभी तक एग्जाम में आते थे। तो यही इसी तरह के मतलब लगभग आप समझ लो यहाँ पे कि आपके एग्जाम में लगभग 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ a इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3, b आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 और c आपका है 3 पावर n इंटू 5, और इन तीनों a b c का जो एलसीएम है वो आपका कितना है 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5 है। तब आपको बताना है कि यहाँ पे n कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो एलसीएम क्या होता है, हमें अगर एलसीएम देखना है तो आप यहाँ पे देखो जो भी नंबर यहाँ पे है वो एलसीएम में सारे के सारे आते हैं। देखो 2 है तो आपको अगर 2 एक ही बार आ रहा है तो एज इट इज हम लिख देंगे, लेकिन 2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, तो हमने 2 पावर 3 लिख दिया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, लेकिन यहाँ की पावर हमें नहीं पता है। तो हम एलसीएम भाई साहब के पास चलते हैं, भाई तुम हमारी हेल्प करो। तो ये कह रहा है 3 की पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब अगर ये 3 की पावर 2 हमारे एलसीएम में आया है तो इसका मतलब, क्योंकि मैंने कहा था 3 अगर सभी 3 जगह जहां पर भी 3 है जितनी भी बार है उसकी मैक्सिमम पावर को हम यहाँ पे लेंगे। तो एलसीएम में क्योंकि इसने 3 की पावर 2 लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर कितनी होगी 2 होगी। अब बचा 5, तो 5 की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये हमने यहाँ पे एज इट इज ले लिया। तो इसका मतलब n यहाँ पे कौन हुआ, n यहाँ पे आपका 2 हुआ। ये हमने एलसीएम जो हमारा गिवन था वहां से हम हिंट लेकर के आ गए। तो यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 3 पावर 2 लिया, इसका मतलब तभी ले सकता है जब यहाँ पावर 2 होगी। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। ये हमें बताना है 1 के बाद होगा, 2 के बाद होगा, 3 के बाद होगा या 4 के बाद होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे गिवन नंबर के पास में, यही नंबर हमें बताएगा भाई तुम कितने प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होगे। तो ये हम कैसे पता करते हैं, ये हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी बुक की वहां से हमें पता चलेगा। तो वो क्या करता है, वो हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमें कहती है कि जब भी आपको यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं तो आप हमेशा डिनोमिनेटर के पास जाओ और डिनोमिनेटर से हेल्प मांगो। तो डिनोमिनेटर के पास गए, अब इसने हमें बोला कि आप मेरे फैक्टर बनाओ। अगर मेरे फैक्टर में 2 और 5 आता है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि जितनी बार आपका 2 आया है जितनी बार आपका 5 आया है, तो वो ये बता देगा कि ये कितनी प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो भाई चलो हमें क्वेश्चन की बात भी सुननी पड़ेगी, तो हम इसको यहाँ पे पहले फैक्टर्स बनाते हैं। तो 2 की टेबल में 6 टाइम आया, फिर 2 टाइम आया, 5 टाइम आया, फिर 2 की टेबल में तो ये आएगा ही नहीं, तो 5 7 और तो ये आपका 3 की टेबल में भी नहीं आएगा। तो फिर हम सीधे चलते हैं 5 की टेबल के पास। 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 की टेबल में गया 5 टाइम और ये 5 टाइम और 1। तो हमने जब इसके यहाँ पे फैक्टर बनाए तो ये आ रहे हैं 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 4। तो कह दिया भाई, इसने बोला मेरे फैक्टर बना के लाओ फिर मैं तुमको जवाब दूंगा। तो हम इसके फैक्टर बना लिए और अब इस 1250 के पास में गए। तो अब इसने बोला कि जो भी नंबर, देखो 2 और 5 होने चाहिए, पहले तो ये देख लो। तो 2 और 5 हमारे आ गए। उसके बाद ये कहेगा कि आप चेक कर लो कि क्या ये 2 से ये नंबर कैंसिल तो नहीं हो रहा, कुछ कट वट तो नहीं रहा। तो नहीं, ये तो हमारा नहीं, 2 की टेबल में तो आएगा ही नहीं, 7 है। फिर 5 से देखो तो 5 की टेबल में भी ये नंबर नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 7 है। तो ये भी हमने देख लिया। अब इसने बोला कि जो इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर होगी वही तुम्हारा आंसर है। तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो हमेशा डिनोमिनेटर की बात सुननी है जब भी आपको डेसिमल एक्सपांशन इस तरह से निकालना है कितनी बार टर्मिनेट होगा। हमेशा डिनोमिनेटर के पास जाना है, फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बना के आप देख लो कि ये न्यूमरेटर को कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं कर रहे हैं। कैंसिल कर ले, उसके बाद जो बचता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो मैक्सिमम पावर 5, जिसकी भी पावर मैक्सिमम होगी वो वहां पे टर्मिनेट यहाँ पे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, P और Q आपके यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आप उनका स्क्वायर कर देते हो तो ये नंबर्स क्या होते हैं, ये को प्राइम होते हैं या को प्राइम नहीं होते हैं, इवन होते हैं या ऑड होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जैसे मैंने 2 ले लिया एंड 3 ले लिया जो सिर्फ एक ही नंबर की टेबल में आते हैं,
ठीक है। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 नंबर की टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज्यादा की टेबल में आते हैं। मतलब इन दो वो नंबर जिनका एक ही फैक्टर हो वो को प्राइम, जिनके 2 फैक्टर हो वो प्राइम, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो आपके यहाँ पे हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये आपके को प्राइम नंबर हो गया। तो मैंने लेट कर लिया कि एक नंबर मेरा 2 है और दूसरा नंबर मेरा 3 है। तो अब स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 का भी, ये भी सिर्फ एक ही नंबर की टेबल में आता है, इनका भी एक ही फैक्टर है, तो ये हमारे क्या होंगे? अगर आप इनका स्क्वायर भी कर देते हो तो p स्क्वायर q स्क्वायर आपके को प्राइम नंबर ही रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी टर्मिनेटिंग की बात आती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है, तो हमेशा हम किसके पास जाते हैं? डिनोमिनेटर के पास जाते हैं। और डिनोमिनेटर मुझे क्या कहेगा? डिनोमिनेटर मुझे कहेगा भाई आप मेरे फैक्टर्स निकाल के लेकर के आओ। फैक्टर्स निकाल के लाओगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम 225 के फैक्टर बनाते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, इनका सम 9 हो रहा, तो मीन्स ये 3 की टेबल में आएगा। तो 7 3 7 21 हो गया, 1 बजेगा, 3 5 15 हो गया। फिर से ये 3 की टेबल में आ जाएगा, क्योंकि 7 और 5 कितना हो जाता है? 12 होता है ना। तो 3 की टेबल में आया 2 टाइम्स, 6 हो गया, 1 बजा 3 5 15। फिर ये 5 की टेबल में आया 5 टाइम, और ये 5 टाइम, यानी कि इसके फैक्टर आपके यहाँ पे देखते हो तो क्या हो रहे हैं? 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 हो रहे हैं। 18 के तो आप सिंपल लिख लोगे, 3 पावर 2 इंटू 2, 3 पावर 2 क्या होता है? 9, 9 इंटू 18 हो गया। 21 के होते हैं 7 इंटू 3। अब 250 के भी बना लेते हैं। तो ये हो गए 250 के। तो 2 की टेबल में आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10 हो गया। ये हो गया सिंपल। अब 2 की टेबल में तो जाएगा नहीं, 5 की टेबल में गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 5 और ये 1। तो यानी कि इसके फैक्टर्स आपके क्या बन रहे हैं? 2 इंटू 5 पावर 3 बन रहा है। तो अब ये कहेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लिए, अब ये कहेगा चेक कर लो ये 3 की टेबल या 5 की टेबल में तो नहीं आता, मतलब 3 की टेबल से या 5 की टेबल से कैंसिल तो नहीं होता? तो नहीं होता। यहाँ पर भी 5 कैंसिल नहीं होता, यहाँ पर भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो जब हमने देख लिया, अब उसके बाद ये कहेगा कि जिसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 and 5 है, वही मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो यहाँ पे 5 तो है बट 3 भी है, तो 3 की वजह से ये नहीं होगा। यहाँ 3 है एंड 2 है, तो ओनली 2 एंड क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए। तो यहाँ 3 है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ओनली 2 एंड 5 है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे होगा। अगर आपको पूछे कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है ना। तो 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे जितने भी दिए ना, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ओनली 3rd ही है जो हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह का एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप राइट आंसर सॉल्व करके और इस तरह से लिख दो, ये रीजन आप यहाँ लिख करके। तो हमारा इसका आंसर कौन सा है? 4th वाला, जो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। इन चारों, ये जो ऑप्शन आपको दिए ना ABCD, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये सारे आपके यहाँ पे रॉन्ग है। ओनली डी जो है, ओनली 4th वाला पार्ट है, वही आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट देखो 17, ये बिल्कुल आपका लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो इफ 3, अच्छा मैं इसके ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, बट हम सॉल्व करते थे फिर देखेंगे। If 3 is the least factor of number A, तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि A कोई नंबर है और उसका जो लीस्ट फैक्टर है वो 3 है। लीस्ट फैक्टर कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे मैंने 4 ले लिया, तो या फिर मैं यहाँ पे 12 ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने 12 लिया। 12 के अगर आप फैक्टर बनाते हो तो 2 पावर 2 इंटू 3 आता है, यही आता है ना। तो इसका लीस्ट फैक्टर कौन है? लीस्ट फैक्टर 2 है। मतलब कौन सा नंबर है प्राइम नंबर जो इसमें लीस्ट है, सबसे छोटा है, तो ये 2 इसका लीस्ट फैक्टर है और 3 इसका मैक्सिमम फैक्टर है। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि A कोई नंबर है, उस नंबर के आपने फैक्टर बनाया, उस फैक्टर के अंदर आप देख रहे हो तो 3 जो है वो सबसे छोटा नंबर आ रहा है। और भी नंबर आ रहे हैं, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और आगे प्राइम नंबर्स और भी हो सकते हैं, 11 13 19 कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा नंबर जो उसमें आ रहा है उसके फैक्टर में ये आ रहा है। और फिर आपको यहाँ पे कह रहा है आगे, एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B। तो B का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो कौन है? आपका यहाँ पे 7 है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B। तो अब आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि A प्लस B का जो होगा वो लीस्ट प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या होगा। तो देखो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट कि मैंने यहाँ पे माना कि जो A है वो मेरा 21 है, तो 21 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 21 के फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू यहाँ पे हो गया 3,
और मैं b जो है वो मैं यहाँ पे 49 ले लेती हूँ। 49 के फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 7 इंटू 7 हो जाएंगे, यानी 7 पावर 2 हो गया। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 3 आपका यहाँ पे छोटा है, और इन दोनों में से छोटा कौन है, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो 7 ही हो गया। तो आप मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पे से समझो कि जिसके प्राइम फैक्टर में आपका यहाँ पे 3 या 7 आ रहा है 2, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर ऐसा है, इवन नंबर एक ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, वो है हमारा 2। एक मतलब एक इवन प्राइम नंबर जो अकेला है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इवन में से जो आपका प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 ही एक अकेला इवन नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर में 3 आ गया, लीस्ट आपका 3 हो गया, तो 2 तो कभी आएगा नहीं। तो इसका मतलब जिसके फैक्टर में आपका 3, 7 इस तरह से है, इसका मतलब ये ए आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑड नंबर हुआ। 21 आपका क्या हुआ, जिसके फैक्टर में 2 है ही नहीं, क्योंकि 2 से जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वो आपका वहां पे इवन नंबर हो जाता है। तो इसके फैक्टर में 2 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब ये आपका एक ऑड नंबर हुआ। और इसके फैक्टर में 2 कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी एक ऑड नंबर हुआ। और हम एक चीज यहाँ पे जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर को, किन्हीं भी दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा होता है एक इवन नंबर। 9 + 1 और ये आपका हो गया 7। तो ये 70 आपका यहाँ पे कितना आया, ये आपका एक इवन नंबर आया। और इवन नंबर के अगर आप फैक्टर बनाते हो तो उसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा। देखो 70 को 2 इंटू 35 लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो लीस्ट इसमें से कौन है, 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ए, क्योंकि इसका लीस्ट फैक्टर 3 है, दैट मीन्स ये एक ऑड नंबर है। इसका इस बी का लीस्ट फैक्टर 7 है, दैट मीन्स ये भी एक ऑड नंबर है। और दो ऑड नंबर को, क्योंकि हमें कहा है कि a + b जो है उसका लीस्ट फैक्टर यहाँ पे कौन होगा, तो अगर हम दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और इवन नंबर की अगर हम बात करते हैं उसके फैक्टर में 2 जरूर आएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या कहा यहाँ पर, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि a + b को ऐड करने पर हमें एक इवन नंबर मिल रहा है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये आपका अलग क्वेश्चन है, इसको आप एक लॉजिक है, इसको जहां भी आपके नोट्स बना रहे हो वहां आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आपको कह रहा है कि 3.27 पे जो बार है वो आपका क्या है, एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स आपके यहाँ पे क्या होता है, तो इंटीजर्स होते हैं 0 और 1, 2 इधर भी लेकर के इन्फिनिटी तक, और इधर -1, -2 और इधर भी लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर की 2 डेफिनेशन होती है। फर्स्ट तो वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या दूसरे, यानी दूसरे की भी 2 कंडीशन होती है कि अगर आप किसी नंबर को, यानी एक आपका P/Q की फॉर्म में Q से अगर आप P को डिवाइड कर रहे हो और आपका वहां पे डिवाइड टर्मिनेट हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया 12/2 किया, 6 आ रहा है, तो ये आपका 12/2 यहाँ पे क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अब दूसरी कंडीशन, अगर आपने उसको डिवाइड किया और वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये कि मेरा 12/2 किया, ये आपका टर्मिनेट हो गया, तो ये आपका डेसिमल एक्सपांशन है, कोई यहाँ पे डिवाइड आगे आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे डेसिमल कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये कि मैं अगर 12 को 7 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मैं कोई एग्जाम्पल रैंडम लिख रही हूँ, और ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टर्मिनेट नहीं होने की कंडीशन में ये है कि ये डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो रिपीट होना चाहिए। मतलब इसका क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो नॉन रिपीटिंग है तो वो इरैशनल नंबर होगा। लाइक कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये 1 पॉइंट लाइक कि मेरा यहाँ पे आ रहा है 5 हो गया, लाइक तो ये 7 7 7 7 7 7 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होता है और ये भी आपका रैशनल नंबर होता है, और ये जो P/Q की फॉर्म में लिखो वो भी रैशनल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 होता है। और इरैशनल नंबर की सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। 001 000 4 टाइम्स 0 1, तो देखो रिपीट नहीं हो रहा ना, यहाँ पे देखो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 01 आया, फिर 2 टाइम्स 01 आ गया, फिर 3 टाइम आ गया, फिर 4 टाइम आ गया, तो रिपीट सेम नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब
यहाँ पे क्या हो गया, तो 3.27 बार को हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, तो बार का मतलब होता है कि ये नंबर आपका यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे ये कौन सी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ये वाली, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। आपको सबकी यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये चैप्टर का नाम ही आपका रियल नंबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्योंकि ये जो नंबर है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। तो हमें पता है कि रूट में जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, जब वो कंडीशन है कि वो रूट से बाहर ना आए। अब आप कहोगे कि मैम रूट 4 भी आपका इर्रेशनल, जो भी नंबर रूट के अंदर आते हैं लेकिन वो रूट से बाहर नहीं आ सकते, अंदर पैरिंग नहीं होती, वो इर्रेशनल होते हैं। तो ये आप कहोगे मैम ये भी इर्रेशनल है, तो नहीं, ये आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम 4 को यहाँ पे 2 × 2 लिख सकते हैं, इसकी पैरिंग हो गई, ये रूट से आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन रूट 3 की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पैरिंग नहीं हो रही है, तो ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है कि हम रूट 27 जो है ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है, इसको छोटे से छोटे कौन से नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि ये एक रैशनल नंबर हो जाए। तो वो नंबर हम कहाँ से लेकर आएंगे, हम गए रूट 27 के पास में, तो ये भी हमें सेम कह रहा है भाई तुम मेरे फैक्टर बनाओ, जो नंबर पे मेरे रूट रह रहा है आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, तो देखो 27 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 × 3 होता है, यही इसके फैक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों की तो पैरिंग बन रही है, ये समझदार है, पैर बना के बाहर आ गए और ये बेचारा यहाँ पे अकेला रह गया। तो इस अकेले की वजह से ये एक इर्रेशनल नंबर बन रहा है, क्योंकि 3 तो रैशनल नंबर है, 3 रैशनल है, लेकिन रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें यहाँ पे पता है किसी भी रूट वाले नंबर को अगर हम उसी रूट से मल्टीप्लाई करें तो वो रूट से बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की पावर कितनी है, 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, यहाँ भी पावर कितनी, 1/2, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1/2 + 1/2 आधा प्लस आधा मिलके 1 हो जाता है। तो ये जो रूट 3 है, ये वाला रूट 3, ये इसको इर्रेशनल नंबर बना रहा है, तो मैं इसको रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रूट 3 मिलके 3 हो जाएगा और ये मेरा एक एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो वो छोटा से छोटा नंबर कौन है, ये वाला मेरा नंबर है। देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, देखो ये 3 3 9 हो जाता, रूट 3 × रूट 3 आपका यहाँ पे 3 होके फिर आपका यहाँ पे 9 बन जाता, तो ये 27 हो जाता। लेकिन इसने क्वेश्चन में एक कंडीशन रखी है कि आपको छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं 1√3 से किया, मैं 2√3 से, 4√3 से, 5√3 से, आगे √3 के मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये कह रहा है कि आपको छोटा से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा अकेला रूट 3 ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपके पास 1/3 है, अब 1/3 है तो आप यहाँ पे ये क्या, इसका डेसिमल एक्सपांशन, जब आप इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे तो क्या ये टर्मिनेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वही नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होते हैं जिसके डिवाइड में, जिसका डिनोमिनेटर में ओनली 2 हो या फिर 5 हो। तो ये तो नहीं टर्मिनेट होने वाला, क्योंकि ना तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है ना यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है। तो अब इन्होंने क्या बोला, आप ऐसा नंबर लेकर के आओ, ऐसे नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कि ये एक प्लेस के बाद में, यानी कि इसका आप डिवाइड करो तो एक नंबर के बाद में आपका डेसिमल खत्म हो जाए, यानी 3.1 आ जाए, 5.1 आ जाए, यानी डेसिमल के बाद में सिर्फ एक नंबर पे आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 जो है ये कभी भी किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होने ही नहीं देगा। तो 3 को हटाना है, दैट मीन्स मुझे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर अगर 3 होता तो ये नीचे से कैंसिल हो जाता। अब इसने कहा कि एक प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो नीचे मतलब सिर्फ कितने 0 होने चाहिए, 1 0 होना चाहिए। तो 10 का मतलब क्या होता है, 5 × 2 ही तो होता है, तो हमने एक 5 और एक 2 से, या फिर इसने कहा कि एक डेसिमल प्लेस के बाद खत्म होना चाहिए, तो नीचे सिर्फ एक 0 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया। तो अब ये इसको सॉल्व करते तो ये 1/10 हो जाता है और ये 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यही होगा, नहीं सॉरी, एक नंबर के बाद में आपका यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो यस
तो आपका यहाँ पे 1/10 हो गया। अगर इसको डेसिमल एक्सपांशन लिखना है तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस कहता है तो 3/100 कहते हैं, 3 होता तो 3/1000 होता। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, एन यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 से लेकर इंफिनिटी में से कोई सा भी नंबर हो सकता है, then 9 power 2n minus 4 power 2n is always divisible by। तो यानी कि ये कह रहा है कि n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, 1 2 3 4 से लेके कोई भी पुट करो, तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमेशा और भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इनमें से कौन से नंबर से ये हमेशा डिवाइड होगा, 5 से होगा, 13 से होगा, दोनों से होगा या किसी से नहीं होगा। देखो फैक्टर्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, आपका 7 आ सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो नंबर आप सॉल्व करोगे तो हमेशा कोई एक या दो नंबर ऐसे हैं जिनसे हमेशा डिवाइड होगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो आप इसकी पावर को एक बार ऑब्जर्व करो। ये देखो 9 पावर 2n है और -4 की पावर भी 2n है। तो 2n हम किसको लिखते हैं, एक इवन नंबर होता है, मतलब यहाँ पे जब भी आप इसकी पावर में आप कोई भी n की वैल्यू रखोगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 9 की पावर इवन नंबर होगी, 4 की पावर भी इवन नंबर होगी। तो 9 की पावर कभी भी ऐसे 1 नहीं आएगी, 3 नहीं आएगी, 5 नहीं आएगी, 7 नंबर नहीं आएगी, 9 नहीं आएगी, इस तरह से ऑड नंबर कभी नहीं आएगा। देखो 1 रखा तो 2 आएगा, 2 रखा तो 4 आएगा, 5 रखा तो आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, आपका इवन नंबर ही आएगा। तो 9 और 4 की पावर हमेशा यहाँ पे इवन आएगी। तो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका है, मैं n की जगह यहाँ पे 1 रख देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर 1 रखा ना, 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b होता है। तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13 हो गया, और 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसकी पावर हमेशा इवन होती हो, तो वो उन दोनों के नंबर के, जिसकी भी पावर है, उन दोनों नंबर के सब्ट्रैक्शन से और उन दोनों नंबर के एडिशन से हमेशा डिवाइड होगा। अब इसके आप वैल्यू रखोगे और बड़े बड़े नंबर आएंगे जिनके फैक्टर में यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन ये नंबर हमेशा इन दो नंबर से डिवाइड होगा। तो ये इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि जब भी किन्हीं भी दो नंबर की पावर अगर इवन आती है तो वो नंबर जो होगा उन दोनों नंबर के एडिशन से जो नंबर मिल रहा है वो, और सब्ट्रैक्शन से जो नंबर मिल रहा है, उन दोनों से हमेशा डिवाइड होगा। तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो गया। अगर आप चाहो कि और चेक करना है तो n की जगह 2 रख के देख लो, n की जगह 3 रख के देख लो और सॉल्व कर लो। लेकिन ये इसका मैंने लॉजिक आपको बता दिया, पावर इवन होगी तो अलग तरीके से सॉल्व होगा, पावर ऑड होगी तो अलग तरीके से सॉल्व होगा, और सिंपल अगर नेचुरल नंबर होगी तो अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो इवन के लिए आपको यहाँ पे ये लिख देना है, ऑड और आगे और क्वेश्चन आएंगे उनके लिए हम अलग तरीका देखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो 22, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, n यहाँ पे क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 से लेकर के इंफिनिटी तक में से कोई भी नंबर हो सकता है। Then 6 power n minus 5 power n always ends with, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर आप, ये आपका नंबर है 6 पावर n माइनस 5 पावर n, इसमें आप n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आप रखते हो और उसको सॉल्व करते हो तो उसका वंस डिजिट कौन सा होगा। तो देखो मैं n इक्वल टू 1 रखती हूँ, तो n इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा। 6 पावर 1 5 पावर 1, 6 माइनस 5 कितना आया, 1 आया। n इक्वल टू अगर मैं 2 रखती हूँ तो ये 6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर मैं n इक्वल टू यहाँ पर 3 रखती हूँ तो 6 का अगर मैं क्यूब करती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो अगेन आप इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 5 हो गया 1, और ये आपका हो गया 91। तो देखो ये नंबर किससे एंड हो रहा है, हमेशा इसके वंस प्लेस पे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दो नंबर है और उनकी पावर अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो उनका जो वंस वाला डिजिट होगा वो हमेशा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल है। ये तो आप n इक्वल टू 1 2 वैल्यू रख के भी सॉल्व करके देख सकते हो कि ये नंबर किससे एंड होगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एंड होने का मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसके यहाँ पे वंस डिजिट, वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी दो नंबर है
जिनका आपने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, वो इक्वल आ रहा है। तो ऐसा कभी आपने कोई भी दो नंबर देखे जिनका एचसीएफ और एलसीएम कभी इक्वल आया हो? आज तक कभी एनसीईआरटी की बुक में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, कभी भी एचसीएफ एलसीएम इक्वल नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें कहा है कि ऐसे दो नंबर है जिनका एचसीएफ और एलसीएम इक्वल आ रहा है, देन द नंबर मस्ट बी। तो वो नंबर कौन होंगे? प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे, कंपोजिट होंगे या इक्वल होंगे? तो देखो इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। मैं कोई भी दो प्राइम नंबर लेती हूँ, मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 1 होगा, इसका 3 into 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? दोनों में कॉमन कौन है? ओनली 1 कॉमन। देखो जिन दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तो उसका एचसीएफ यहाँ पे 1 हो जाता है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो एचसीएफ कितना होता है? हमेशा 1 होता है। और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी 6 आ गया। तो देखो एचसीएफ एलसीएम अलग अलग आ रहे हैं ना। अब यही को प्राइम नंबर के लिए भी होता है, ये भी को प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 और 3 सिर्फ एक ही नंबर की टेबल यानी 1 की टेबल में आते हैं। नाउ कंपोजिट नंबर ले लो, तो मैंने यहाँ पे एक 2 ले लिया, एक मैंने 4 ले लिया, तो 2 के फैक्टर तो 2 पावर 1 हो गया, 4 के फैक्टर 2 पावर 2 हो गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर कितनी है? ये ना, तो 4 हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा। अब कह रहा है वो दोनों नंबर आप इक्वल लेकर के देखो, तो मैंने दो नंबर इक्वल ले लिए। लाइक कि मैंने यहाँ पहला नंबर भी 5 ले लिया, दूसरा नंबर भी 5 ले लिया। तो एचसीएफ कितना होगा? एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? दोनों कॉमन है और कम पावर वाला ले लेंगे, दोनों सेम ही, तो ये आ जाएगा। और एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में हो लेकिन मैक्सिमम पावर वाला हो, लेकिन मैक्सिमम पावर तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो हमारा यही है। तो एचसीएफ और एलसीएम आपका कब आएगा इक्वल? जब वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। लाइक कि मैंने एक 10 लिया, दूसरा भी 10 लिया, तब भी मेरा यहाँ पे क्या होगा? एचसीएफ एलसीएम इक्वल होगा। तो दो नंबर जब भी इक्वल होंगे तब भी उनका एचसीएफ और एलसीएम इक्वल आएगा, बाकी किसी भी कंडीशन में एचसीएफ और एलसीएम कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। नाउ इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप सम करते हो तो वो आपका आ रहा है 1260, 1260 आ रहा है। एंड देयर एलसीएम इज, और उन दो नंबर का जो एलसीएम है वो क्या लिखा हुआ है? एलसीएम इज मतलब यहाँ पे इक्वल लगा दो, 900 मोर देन देयर एचसीएफ, यानी कि जितना भी एचसीएफ है उससे 900 ज्यादा है। तो एलसीएम तो पहले से ही एचसीएफ से 900 ज्यादा है, तो हम ये पहले से ज्यादा है तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 900 हम एचसीएफ को दे देंगे। ये आप समझना, यहाँ आप गलती मत कर देना कि ये कह रहा है कि एलसीएम 900 मोर है तो ये वहां जाके मत ऐड कर देना। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक बच्चा कह रहा है मेरी जो एज है वो 6 साल की है, अपने बड़े भाई को कह रहा है कि मेरी एज 6 साल की है और मेरे बड़े भाई की एज 12 साल की है। तो वो बड़ा भाई जो कह रहा है कि मैं अपने छोटे से 6 साल बड़ा हूं। देखो एक भाई 12 साल का है, दूसरा 6 साल का। अब ये कह रहा है कि मैं अपने छोटे भाई से 6 साल बड़ा हूं, तो ये तो पहले से ही बड़ा है, जो बड़ा है वो यहाँ ऐड करेंगे तभी तो इक्वेशन इक्वल आएगी। तो इस चीज का आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ, एंड एलसीएम जो क्या है वो एचसीएफ से 900 ज्यादा है, तो हमने इधर ऐड कर दिया। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स इज, तो वो जो नंबर्स है ए एंड बी जिसके हम एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे उनका प्रोडक्ट फाइंड करके बताओ। तो ए और बी यहाँ पे होंगे जब तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे। तो वो नंबर्स हम यहाँ से कैसे लेकर के आएंगे? देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स इज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये पहले एलसीएम एचसीएफ हम यहाँ पे फाइंड करके लेके आते हैं। तो ये इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे एचसीएफ को इधर से उधर लेके जाती हूँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर गया तो माइनस हो गया, और इक्वल टू 900 यहीं का नहीं है, ये पहले इधर था ना, इधर से इधर चला गया। तो अब ये देखो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन की फॉर्म में है, दो वेरिएबल, एक एलसीएम एक एचसीएफ है, तो एक प्लस का एक माइनस का, ये डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 टाइम हो जाएगा एलसीएम, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 0 हो गया, देन 6 हो गया, 11 का 1 कैरी 1, तो ये हो गया 2160। तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा? 2160 डिवाइडेड बाय 2 के टेबल में ये आया 1 टाइम, फिर 0, फिर 16, क्योंकि दो नंबर एक साथ लेना इसलिए 0 लगेगा, तो 1080, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो अब आप यहाँ से एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो 1080 मैंने यहाँ पे पुट किया और ये मेरा एचसीएफ हो गया, तो ये 1260 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसको इधर भेज दो, तो ये 1260 माइनस का 1080 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया,
फिर ये 8 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो HCF आपका यहाँ से कितना आ रहा है, HCF आ रहा है यहाँ से आपका 180 और LCM आपका यहाँ से आ रहा है 1080। तो इसने कहा कि ये नहीं कहा आपको कि LCM और HCF का प्रोडक्ट करो, आपने कहा उन दो नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुना, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, मतलब जिन दो नंबर का ये LCM और HCF है, लाइक कि यहाँ पे A B का है, ये A और B का LCM HCF है, तो इसने आपको कहा है कि आप A इंटू B फाइंड करके बताओ, वो दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करके बताओ। तो फिर से दिमाग में वही वाली आपकी जो एक फॉर्मूला था वो लेकर के आओ। हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर का LCM और HCF का हम प्रोडक्ट करते हैं, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मुझे A इंटू B चाहिए, मैं ये वाला फाइंड कर लूँ तब भी मेरा वही आंसर आएगा, ये तो मुझे पता है ना। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1080 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा उन दोनों नंबर के इक्वल होगा। तो जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आंसर आपका आ जाएगा। द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6 इज। अब ये क्वेश्चन सबको बहुत टफ लगेगा, लेकिन जिसने एक्सरसाइज 1 जो है अच्छे से सॉल्व की वो इसको इजीली बता जाएगा। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहली चीज तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। अब वो रिमाइंडर कैसे आएगा, तो स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। और तो द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, लेकिन वो प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। वो प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो कितनी सारी कंडीशन दी है कि सबसे पहले प्राइम नंबर होने चाहिए, 3 से बड़े होने चाहिए, 6 से डिवाइड होने चाहिए, और आप ये सारी कंडीशन है और उसके बाद में आप रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। तो आपको जब भी देखो यूक्लिड डिवीजन, आपको यहाँ पे लेमा याद आना चाहिए कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और R क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन B होता है। तो B यहाँ पे कौन होता है, A आपका होता है यहाँ पे डिविडेंड, B होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो जो डिवाइडेड बाय 6 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर B है। वो नंबर B से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि ये अगर डिवाइड में हम देखते हैं तो ये आपका यहाँ पे B है, वो क्या है, 6 है। और वो नंबर क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे कंडीशन दी है। तो आप मुझे यहाँ बताओ, अगर B आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिख सकते, मतलब रिमाइंडर अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो देखो B मेरे पास आ गया, R मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, तो मुझे यहाँ से सारे नंबर्स मिल जाएंगे कि वो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो B अगर मैं 6 यहाँ पे रखती हूँ तो R यहाँ से कौन होगा, मैंने R की जगह यहाँ पे 6 रख दिया, सॉरी R की जगह नहीं, B की जगह यहाँ पे 6 रखा। तो R क्या हो सकता है, 0 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि R आपका यहाँ पे 6 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे R 6 से छोटा है। तो ये सारे रिमाइंडर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे A आपका क्या क्या हो सकता है, वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर आपका कौन कौन सा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे R की जगह 0 रखती हूँ तो वो मेरा यहाँ पे 6Q हो सकता है। फिर मैं यहाँ पे R की जगह 1 रखती हूँ तो 6Q प्लस 1 हो सकता है, 2 रखे तो 6Q प्लस 2 हो सकता है, 6Q प्लस आपका 3 हो सकता है, 6Q प्लस आपका यहाँ पे 4 हो सकता है और 6Q प्लस आपका यहाँ पे 5 हो सकता है। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब मुझे इसमें से ढूंढ के निकालना है कि इसमें से कौन है जो प्राइम नंबर है। तो देखो यहाँ पे तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर ऑब्वियस है 6 से तो बड़ा ही होगा, क्यों, यहाँ पे आपका कोशेंट है ना। तो ये नंबर आपका, क्योंकि एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्यू की जगह 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, कुछ भी रखूँ, ये हमेशा मेरा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। और अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं तो 2 अकेला ऐसा होता है जो प्राइम नंबर होता है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे प्राइम नंबर तो नहीं दिख रहा है, 6 है ना, यहाँ पे 0 से भी मल्टीप्लाई करते तो 6 इंटू 0 0 0 तो आपका प्राइम नंबर होता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे जाते हैं 6Q प्लस 1 के पास में, तो आप अपने दिमाग से एक तो वैल्यू रख के आप यहाँ पे देख लो। तो ये आपका इवन नंबर है, इवन में आप 1 ऐड कर दोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अगर ये आपका 6 आ रहा है तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अगर ये आपका यहाँ पे 12 आ रहा है तो 12 प्लस 1 ये 13 हो जाएगा। तो ये आपका एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो ये आपका एक प्राइम नंबर यहाँ पर हो सकता है। फिर अगेन ये आपका फिर से क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो नंबर है
वो आपका 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 3 मैंने बाहर ले लिया, तो ये 6q + 1 बच गया यहाँ पर। तो ये आपका प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइम नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं q की जगह पे यहाँ पे कुछ रखती हूँ वैल्यू, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये 13 हो गया, 13 × 3, तो इसके कितने फैक्टर आ गए, यहाँ पे 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 13 भी हो गया। तो ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, ये आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इवन तो प्राइम होता नहीं है, ये इवन भी प्राइम नहीं होता। यहाँ पे इसके ज्यादा फैक्टर आ रहे, तो ये भी आपका प्राइम नहीं है। ये तो आपको सामने ही दिख रहा है कि इवन नंबर है, तो ये भी आपका प्राइम नहीं होगा। और ये आपका यहाँ पे प्राइम क्या है, हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा जिससे ये डिवाइड हो। तो मैं क्यू की जगह 1 रखूँ तो 11 आएगा, 11 आपका यहाँ पे प्राइम नंबर है। क्यू की जगह 2 रखूँ तो 12 हो गया, 12 + 5 आपका 17 हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गए। तो ये 2 नंबर हैं वो हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो अब आपको प्राइम नंबर तो मिल गए। अब इसने कहा उन प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करो और फिर आप यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं 6q + 1 का स्क्वायर करती हूँ, तो ये आपका 36q² हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, 2a भी होता है ना, तो ये 12q हो गया और ये +1 हो गया। तो इसको 6 से डिवाइड करना है, तो मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, तो मैं यहाँ से सिर्फ 6 कॉमन ले लेती हूँ। तो 6 से डिवाइड किया तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 6q² + 2q हो गया +1। तो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा देखो ये किस फॉर्म में आता है, a = bq + r। तो ये आपका 6 से डिवाइड किया तो 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका यानी कि ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर आ गया। यानी 6q + 1 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही मिल रहा है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6 इज, वो रिमाइंडर क्या होगा। तो ये वाला हमें कह रहा है कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 होगा। अब इसको भी हम यहाँ पे स्क्वायर करके देखें, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर कर देती हूँ। तो ये 6q + 5 का स्क्वायर करके देखो अब यहाँ पे, तो 6q + 5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 36q² हो गया, फिर 6 × 5 = 30 और ये हो गया आपका 60q हो गया, और ये आपका यहाँ पे 5² 25 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो 36q² हो गया, 60q हो गया, और हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 24 + 1 लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉमन ले लें हम। ये जिन्होंने एक्सरसाइज 1 अच्छे से की वो अच्छे से समझ पा रहा होगा। तो इन तीनों में से हमें 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर जो भी बच रहा है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 1। तो 2 नंबर प्राइम नंबर ऐसे हैं जिसमें रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा A1। यानी कि हमारा दोनों ही कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था कि आप प्राइम नंबर निकालो, उनका स्क्वायर करो और चेक करो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 1 आ। नाउ 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दी क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, फॉर सम इंटीजर m के लिए एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म। कोई एक इंटीजर है m ले लिया, तो इससे आपका एक इवन इंटीजर कैसे मिलेगा। तो इवन इंटीजर जो हमेशा मिलता है 2m की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो m की जगह आप यहाँ पे इंटीजर रखो, कोई 1 रखा तो ये 2 हो गया, 2 रखा तो 4 हो गया, 3 रखा तो 6 हो गया। तो m की जगह आप कोई भी इंटीजर पुट करो, यहां से हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। यहां से इवन ऑड दोनों मिल सकते हैं, यहां से आपका ऑड मिलेगा। m की जगह पे आप 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो गया, 3 रखोगे तो 3 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो दोनों तरह के नंबर मिलेंगे, यहाँ से ओनली ऑड मिलेंगे, सॉरी इवन मिलेंगे, और यहाँ से हमेशा हमें क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। जो 2m होता है वो हमेशा आपका इवन नंबर होता है और ये हमेशा आपका ऑड नंबर होता है, क्योंकि इवन में +1 करने पर हमेशा ऑड ही तो आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होंगे। तो q कोई इंटीजर है और हमें बताना है कि इसको ऑड, इसमें से, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस सारे नंबर होते हैं, तो q में कोई भी वैल्यू पुट करो लेकिन हमेशा वो ऑड नंबर आना चाहिए। तो वो आपका यहाँ पे ये हो गया। तो ये आपका होता है इवन और इसमें +1 ऐड कर दो तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। क्योंकि 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा, 3 रखोगे तो 7 आएगा, 0 रखोगे तो आपका यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर्स हम रख रहे हैं, 0 रखोगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये सारे आपके कौन से नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, और यहाँ से आपके कौन से आएंगे, सारे इवन आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि n² - 1 डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, तो ये जो n² - 1 है ये 8 से डिवाइड कब होगा। डिवाइड होने का मतलब कंप्लीट डिवाइड कब होगा, जब n आपका एक इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा
ऑड इंटीजर होगा या इवन नंबर होगा। तो देखो मैं कोई भी इंटीजर रखती हूँ, इंटीजर में तो सारे ही प्लस माइनस वाले सारे नंबर होते हैं। मैंने n की जगह पे यहाँ पे मैंने लेट की रख दिया 2 रख दिया, तो 2 स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 4 माइनस 1, तो ये में तो मेरा यहाँ पे 3/8 आ गया। तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, किसी एक नंबर के लिए ट्रू नहीं हो रहा, मतलब वो किसी के लिए, बाकी मतलब कुछ के लिए ट्रू हो रहा है कुछ के लिए नहीं हो रहा, वो नहीं लेना, जो सब के लिए ट्रू हो वो लेना है। तो इंटीजर से तो हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो जो मैंने अभी यहाँ पे लिया था 2 लिया था, वो मेरा एक नेचुरल नंबर भी था, तो नेचुरल नंबर के लिए पुट किया तब भी मेरा यही यहाँ पे आ रहा था। अब इसने कहा कोई ऑड इंटीजर पुट करो, तो ऑड इंटीजर्स हमारे क्या क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स ये रहे सारे 1 3 5 7, ये सारे ऑड, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, तो आप इनको नेगेटिव में भी पुट सकते हो। तो इसमें से मैं कोई भी रख सकती हूँ, चलो 3 रखती हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 1/8, तो ये तो मेरा डिवाइड हो रहा है। वाह, यहाँ पे तो मैजिक हो गया, मतलब ये वाला आंसर एक नंबर के लिए तो सही आ रहा है। अब देखते हैं क्या, एक दो और देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कुछ के लिए नहीं सब के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 में भी 8 डिवाइड होता है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है, तो 0 को भी कर रहा है। 5 किया तो 5 5 25, 25 में से 1 गया तो 24/8, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर हमारा है ये, यहाँ पे आंसर डी है, यहाँ पे आंसर सी है। तो ये ऑड इंटीजर, यानी एन की जगह पे जब आप ऑड इंटीजर पुट करोगे तभी ये 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर 33/2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो ये तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया ना, ये तो हमने कितनी बार कर लिया, पर सारे क्वेश्चन कराने जरूरी है ना आर डी शर्मा के। तो हम हमेशा जब भी आपका डेसिमल एक्सपांशन की बात आती है हम डिनोमिनेटर के पास जाते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाते हैं, बट यहाँ पे तो आपको फैक्टर्स पहले से दिए हुए हैं 2 और 5 की फॉर्म में। तो अब आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है जिसकी मैक्सिमम पावर है उतनी बार वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद में ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, x एंड y आर प्राइम नंबर्स। 2 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे, मैं बता दूं, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा वो 7 और हमने किया था 8, 7 8 9, 3 क्वेश्चन किए थे हमने। तो आपको यहाँ पे HCF फाइंड करके बताना। तो HCF के लिए पहले क्या देखना होता है, जो इधर है वो इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, मतलब x तो है कम से कम, तो उसकी जो लीस्ट पावर है वो देखना है। तो HCF यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर क्या है 1, तो ये आ जाएगा। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, तो y की लीस्ट पावर कौन है 2, तो ये एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31, द लीस्ट नंबर, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to 10। तो ये तो एक पजल जैसा क्वेश्चन हो गया कि आप 1 to 10 नंबर से डिवाइड होना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब नंबर से जो डिवाइड हो वो छोटा से छोटा नंबर आप लिख करके बताओ। तो वो आपको ये ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो नंबर दिए ना हम उन्हीं के पास चलते हैं। तो हम फैक्टर बनाते हैं, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 into 2 होते हैं। तो इसका मतलब ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आ जाएगा, 5 की टेबल में भी आएगा और 10 की टेबल में आएगा। यानी ये तो सिर्फ 4 नंबर से ही डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में 2 है, 5 है, और हम इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें क्या फर्क पड़ेगा। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, बाकी बचे नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा। फिर 100 क्या फैक्टर बनाओ यहाँ पर, तो ये 5 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 होता है, यही होता है ना। तो ये भी किससे डिवाइड होगा 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा, बस इससे ज्यादा तो किससे होगा, इन्हीं से होगा। नाउ 504 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। तो 504 के फैक्टर बनाते हैं, तो 2 के टेबल में 2 टाइम, 5 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 के टेबल में 1 टाइम, 2 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 के टेबल में 6 टाइम और 3 टाइम, फिर 3 के टेबल में 2 टाइम और 1 टाइम, फिर 3 के टेबल में 7 टाइम और फिर 7 के 1। तो यानी कि इसके फैक्टर्स क्या बने 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 बन गया। तो ये किस किस के टेबल में आएगा, 1 में तो आएगा ही आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 2 की पावर 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 4 भी है, 4 बन रहा है ना, 2 पावर 2 क्या होता है 4 होता है, तो ये 4 की टेबल में भी आएगा। 5 की टेबल में ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको यहाँ पे 5 की टेबल में आ जाए। 5 तो आ ही नहीं रहा ना तो 0 आ रहा ना 5 आ रहा, तो फिर हम इसको देखते ही नहीं, जब ये एक नंबर में नहीं आ रहा तो आगे ही नहीं बढ़ते हैं। अब हम इसके पास चलते हैं, यही हमारा आंसर होना चाहिए। 3 तो हमें दे नहीं रहे ना आंसर, तो हम यहाँ पे इसके 2520 के फैक्टर बनाते हैं। 2520 के, तो 2 की टेबल में 1 टाइम, 2 टाइम, 6 टाइम और 0, अगेन 2 की टेबल में आपका है 6 टाइम,
3 टाइम 0, फिर 2 की टेबल में आया आपका 3 टाइम, 1 टाइम, 5 टाइम। तो एक सेकेंड, 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 और 1 बजे 2 5 जा 10 हो गया। तो ये 3 की टेबल में आएगा 1 टाइम 0 और ये 5 हो गया, क्योंकि 15 को एक साथ ले रहे हैं इसलिए 0 आएगा। अगेन 3 की टेबल में आपका 3 टाइम आएगा 9 और 3 5 जा 15 हो गया। फिर अब ये 5 की टेबल में आएगा 5 7 जा 35 हो गया और 7 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये किस किस की टेबल में आएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 की टेबल में भी आएगा, 2 2 जा 4 है तो 4 की टेबल में भी आएगा, फिर 3 2 जा 6 भी है तो 6 की टेबल में भी आएगा, 7 यहाँ लास्ट में मिल रहा तो 7 में आ जाएगा, 2 3 टाइम है तो 8 में भी आ जाएगा, 3 2 टाइम है तो 9 में भी आ जाएगा और 5 और 2 मिलके ये आपके 10 की टेबल में आ जाएगा। यानी ये 1 2 3 भी आएगा, 3 तो है ना, यहाँ पे 3 भी आएगा, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे था ही तो 5 भी आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर जो है वो सबकी टेबल में यहाँ पे आ रहा है। तो आपको फैक्टर्स बना के देख लेना, इसकी फैक्टर्स में ये देखो मुझे 4 बनता दिख रहा है, 8 बनता दिख रहा है, मुझे 6 बनता दिख रहा है, मुझे 9 बनता दिख रहा है, तो जो नंबर वहां से बन रहे हैं वो उनकी टेबल में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो वो लार्जेस्ट नंबर आपका यहाँ पे कौन है। तो लार्जेस्ट नंबर, जब भी आपका ये वर्ड आता है ना लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, तो इनकी जगह के लिए आपको समझ जाना है कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है। क्या निकालना है हमारे यहाँ पे? HCF। ये वर्ड आप जहां भी देखो वहां आपको HCF निकालना है। लार्जेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है ना। तो HCF निकालना है। तो इसका यहाँ पे कह रहा है कि अगर लार्जेस्ट नंबर कोई एक बड़ा से बड़ा नंबर, लाइक कि मैंने 65 ले लिया या फिर मैंने देखो 13 ले लिया, इससे जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो ये रिमाइंडर आ रहे हैं उस नंबर, लाइक कि मैंने 13 को 70 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, मैंने 13 को 125 से डिवाइड किया तो मेरा 8 आ रहा है। तो जब भी रिमाइंडर आते हैं तो हम HCF फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इन दो नंबर का HCF फाइंड करने से पहले मुझे रिमाइंडर को हमेशा इनमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी नंबर का HCF क्या फैक्टर्स बनाते हो तो वो उसका फैक्टर की फॉर्म में आना चाहिए। दैट मीन्स ये 5 और 8 रिमाइंडर वहां पे नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे आपका नंबर में से 70 में से आपका 5 चला गया तो ये 65 हो गया, और 125 में से आपका यहाँ पे 8 चला गया तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके दोनों नंबर हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि आपको क्या करना है HCF फाइंड करना ना। अब हमने रिमाइंडर को हटा दिए, अब वो नंबर जो होगा वो जो भी आप यहाँ पे नंबर लाओगे वो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो 65 के फैक्टर्स आप यहाँ पे बना लो, तो ये तो हो जाएंगे, यहाँ बना लेते हैं, देखो 65 तो सीधा 5 की टेबल से जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो 13 इंटू 5 इसके फैक्टर हो गए। नाउ 117 के बनाओ तो 7 8 9 ये 3 की टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 हो गया और ये 9 3 जा 27 हो गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 13 की टेबल में आएगा। यानी कि इसके फैक्टर्स आपके यहाँ पे क्या बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 13 बन गए। तो HCF में क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर लेते हैं। तो 13 यहाँ भी है और दोनों में पावर 1 ही है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे A हो गया। ठीक है, एक बार और आंसर देख लेती हूँ मैं इसका। कौन सा क्वेश्चन हमारा 32 है ना, 32 का आंसर हमारा A आ रहा है। यस, आपका आंसर A राइट है। फिर नेक्स्ट देखो, इफ द HCF ऑफ, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, तो HCF तो अभी हमने निकाला, HCF कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो 13 है वो इसके इक्वल हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ M इज। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 13 जो इन दोनों नंबर का जो HCF वो कितना आ रहा है, अभी हमने देखा 13 है, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल है। जैसे हम यहाँ पे 4 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इक्वल 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर हम 8 को लिख रहे हैं तो हम 8 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो मैं 2 पावर 2 इक्वल टू, अगर मैं 4 लिखती हूँ तो 2 की पावर 2 आएगा। तो एज इट इज यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिखा। अब आप यहाँ से M की वैल्यू फाइंड करो, तो ये तो मेरी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 117 को इधर लेके चले जाओ, ये प्लस का हो गया और ये 65 M हो गया। तो 117 में ये हो गया 120, 130 हो गया, और 65 इधर चला जाएगा डिवाइड में। तो M यहाँ से आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो M यहाँ से कितना हो गया, 2 आ गया। ओके, तो ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बच्चे वो देखते हैं।
नाउ क्वेश्चन 34 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर उसको नहीं करूँगी, ये शायद 2 बार एक जैसा प्रिंट हो गया है। नाउ 35 देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर two positive integers a and b there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r then r must satisfy। तो ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन है ना कि कोई दो नंबर a और b के लिए कोई दो नंबर q और r ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि ये कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, और रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है, वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो मैं एक डिवाइड करके बताती हूँ, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 9 में 2 से, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, ये मेरा b है ना, तो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे ये b है ना, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ सकता है या फिर यहाँ 1 आ सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं आ सकता। जो ये नंबर है उससे छोटे नंबर आएंगे 0 से लेकर के, तो ये 2 3 आपका 2 4 यहाँ पे 8 हो गया, 9 - 8 यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अगर ये 8 होता तो रिमाइंडर आपका 0 होता, ये 9 है तो रिमाइंडर आपका 1 है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए हमेशा यही दो यहाँ पे आपके रिमाइंडर्स आएंगे। तो ये हमारे हो गए आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन। टोटल 35 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, एक हमारा रिपीट था। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसको आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे उसके आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया, 20 में आया हुआ है, ये 19 में आया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2013 में आया हुआ है। तो ये मैंने लास्ट 10 ईयर के अकॉर्डिंग दिए। तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताने की फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या आंसर है, ठीक है। तो ये टोटल हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन आरडी में से सॉल्व किए, और ये 3 हमने ये कर लिए, तो 34 वहां पे थे, 35, 36, 37 को टोटल 37 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको कमेंट नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे दे दूंगी, वहां से आप इसके देख लेना, लिंक वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट।